हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेसन नंबर 13 पादप वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस लेसन में देखते हैं बेटा पादप वृद्धि या प्लांट ग्रोथ क्या होता है। तो देखिएगा पादपों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उनकी लंबाई भार व क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिसे पादप वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर हम पादप वृद्धि के डेफिनेशन देखेंगे। तो पादप वृद्धि किसे कहेंगे? पादपों में उपापचयी क्रियाएं होती है, अर्थात मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप इनकी लंबाई, भार और क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे ये हम क्या कहते हैं बेटा? पादप वृद्धि कहते हैं। ठीक है। अब देखो कोविड-19 के कारण इस लेसन में केवल जो पादप नियामक वृद्धि नियामक पदार्थ है अर्थात हार्मोन्स, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना है। बाकी अन्य चीजें इस लेसन से हट चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। तो देखिए अगर पादप हार्मोन किसे कहेंगे? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादप के किसी एक भाग में निर्मित होते हैं तथा ये पादप के दूसरे भाग में पहुंचकर पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो देखो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादप के किसी एक भाग में निर्मित होकर दूसरे भाग में पहुंचकर पादप की वृद्धि को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। अब हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था स्टार्लिंग ने। किसने किया? स्टार्लिंग। पादप हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन फाइटो हार्मोन
शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था थिमेन ने। तो पादप हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन, अर्थात फाइटो का होता है पादप, तो फाइटो हार्मोन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था थिमेन नामक वैज्ञानिक ने। अब हम देखते हैं कि पादप हार्मोन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? ऑक्सिन, सेकेंड जिबरेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ इथाइलिन, और कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। ये 5 प्रकार के वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, ये चारों तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदमक हार्मोन। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि पादप हार्मोन के जो 5 प्रकार है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, इनमें से ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन ये तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं, अर्थात वो वृद्धि को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदमक हार्मोन होता है, जो कि वृद्धि को कम करने का कार्य करता है। तो ये थे 5 पादप हार्मोन। अब हम एक एक पादप हार्मोन का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सिन। पहला है ऑक्सिन हार्मोन। देखो बेटा, ऑक्सिन हार्मोन किसे कहेंगे? पहली बात, ऑक्सिन हार्मोन तनाव या प्रेरणा, तनाव है जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, शीर्ष भाग में निर्मित होते हैं। हम यहां पर कह सकते हैं कि जड़ व तने के यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जड़ व तने के शीर्ष भाग में निर्मित होकर पादप के अन्य भागों में पहुंचकर पादप वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सिन कहलाते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन 0.01 मोलर सांद्रता पर भी पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पादप वृद्धि को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन पादप हार्मोन में सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन था
इसका ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन हार्मोन को सबसे पहले देखा था चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने, अर्थात इसके बारे में स्पष्ट सुझाव जो दिया वो किसने देखा, किसने दिया, चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने। लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो F.W. वेंट को दिया जाता है। इसकी खोज का श्रेय F.W. वेंट को दिया जाता है तथा इसे ऑक्सीजन नाम कोगल नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया था? कोगल नामक वैज्ञानिक ने इसे ऑक्सीजन नाम दिया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन ऑक्सीजन था। सबसे पहले इसके बारे में बताया चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस डार्विन ने, तथा इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो F.W. वेंट को दिया जाता है। इसे ऑक्सीजन नाम दिया कोगल नामक साइंटिस्ट ने। अब देखते हैं कि इसकी खोज से संबंधित विभिन्न जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किए, कौन कौन से किए देखो। तो इनमें सबसे पहला प्रयोग आता है चार्ल्स डार्विन का प्रयोग। तो इनका फर्स्ट प्रयोग है चार्ल्स डार्विन का प्रयोग। देखो ऑक्सीजन खोज से संबंधित पहला प्रयोग किया था, अभी हमने बताया था चार्ल्स डार्विन ने। तो इन्होंने अपना प्रयोग कैनरी घास पर किया था। ऑक्सीजन खोज से संबंधित जो प्रयोग किए वो किस पर किए? कैनरी घास पर, कैनरिस कैनारिएंसिस पर। इन्होंने क्या किया कि जो कैनरी घास है इसके प्रांकुचोल को एक तरफा प्रकाश दिया। क्या किया? एक तरफा प्रकाश दिया। तो देखा कि प्रांकुचोल प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जब प्रांकुचोल के शीर्ष को काट दिया और फिर एक तरफा प्रकाश दिया, तो देखा कि वक्रण नहीं होता है। देखो ऑक्सीजन की खोज से संबंधित पहला प्रयोग किया था चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने अपना प्रयोग कैनरी घास पर किया, अर्थात फेलरिस कैनारिएंसिस नामक घास पर किया। इन्होंने देखा कि जब इसके प्रांकुचोल को, कैनरी घास के प्रांकुचोल को जब एक तरफा प्रकाश दिया जाता है तो प्रांकुचोल प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इसने अपने दूसरे प्रयोग में प्रांकुचोल के शीर्ष भाग को काट दिया। क्या किया? प्रांकुचोल के शीर्ष भाग को काट दिया। काटने के पश्चात से एक तरफा प्रकाश दिया और देखा कि प्रांकुचोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। इन्होंने अन्य प्रयोग में जो प्रांकुचोल का शीर्ष भाग था इसको एक टोपी की सहायता से
ढक दिया और इसके पश्चात एक तरफा प्रकाश देने पर पाया कि प्रांकुर प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। इससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीय कांच के प्रांकुर में एक ऐसा कोई पदार्थ बनता है जो कि इस प्रांकुर के वक्रण को प्रेरित करता है, अर्थात इसमें जो प्रांकुर की जो वृद्धि होती है, मुड़ता है, इस मुड़ने को प्रेरित करने वाला कोई पदार्थ इसके शीर्ष भाग में निर्मित होता है। नेक्स्ट अगला प्रयोग किया था बेटा बॉयसन जेनसन ने। तो सेकंड प्रयोग है बॉयसन जेनसन का प्रयोग। सेकंड प्रयोग है बॉयसन जेनसन का प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोग जेल के पादप पर किए, अर्थात एवेना सेटाइवा के पादप पर किए। इन्होंने अपने प्रथम प्रयोग में जई के पादप के प्रांकुर चोल को काट दिया। तो इन्होंने कटा हुआ शीर्ष फिर इसे एक तरफा प्रकाश दिया और देखा कि प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता, अर्थात इसमें वक्रण नहीं होता। तो बॉयसन जेनसन ने प्रथम प्रयोग में जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष भाग को काट दिया तथा इसे एक तरफा प्रकाश देने पर पाया कि जो प्रांकुर चोल है, ठीक है, वो प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में प्रांकुर चोल, कटे हुए प्रांकुर चोल के शीर्ष भाग व प्रांकुर चोल के मध्य एक अवनत की प्लेट लगा दी। इसके पश्चात इसे एक तरफा प्रकाश दिया और देखा कि इसमें वक्रण नहीं होता है। नेक्स्ट इन्होंने अगले प्रयोग में अपरेटिव प्लेट को छाया वाले भाग से की ओर लगाया तथा एक तरफा प्रकाश देने पर पाया कि प्रांकुर चोल की वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रयोग में इन्होंने क्या किया, देखो ये था अपना बॉयसन जेनसन का प्रयोग। तो बॉयसन जेनसन ने अपने प्रयोग जई के पादप अर्थात एवेना सेटाइवा पर किए। इन्होंने
जय के प्रांग को, पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जय के प्रांग को छोड़ के शीर्ष भाग को काट दिया, काटने के पश्चात इसे एक तरफा प्रकाश दिया, प्रकाश देने पर पाया कि जो प्रांगोचोर है उसमें वक्रण नहीं होता है, अर्थात ये शीर्ष प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रांगोचोर के शीर्ष भाग पर और मुख्य प्रांगोचोर के मध्य में अभ्रक की प्लेट लगा दी। क्या लगा बेटा? अभ्रक की प्लेट। ठीक है, तो अभ्रक की प्लेट लगाने पर इन्होंने देखा कि जब इसे एक तरफा प्रकाश दिया जाता है तो भी इसमें वक्रण प्रेरित नहीं होता है। तीसरे प्रयोग में इन्होंने जो अभ्रक की प्लेट थी, इस अभ्रक की प्लेट को छाया वाले भाग की ओर लगाया, इसके पश्चात एक तरफा प्रकाश देने पर पाया कि इसमें वक्र प्रेरित नहीं होता है। नेक्स्ट इन्होंने अपने चौथे प्रयोग में क्या देखा कि जब अभ्रक की प्लेट को प्रकाश वाले भाग की ओर एक तरफा आधे भाग की ओर लगाया जाता है और इसे एक तरफा प्रकाश दिया जाता है तो प्रांगोचोर में वक्रण प्रेरित होता है। क्या होता है? वक्रण, अर्थात प्रांगोचोर की वृद्धि होती है, वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इन्होंने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला बायोसेन जैनसन ने कि यहाँ पर पादप के शीर्ष भाग में कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ निर्मित होता है जो शीर्ष भाग में निर्मित होकर अंधकार वाले भाग से पीछे की नीचे की ओर स्थानांतरित होता है और नीचे की ओर स्थानांतरित होकर जो प्रांगोचोर का शीर्ष भाग है उसमें वक्रण को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला या वक्रण को प्रेरित करने वाला जो कारक है वो शीर्ष भाग में निर्मित होता है और शीर्ष भाग में निर्मित होकर यह केवल छाया वाले भाग की ओर से ही नीचे की ओर स्थानांतरित होकर वक्रण को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये था बोसन जैनसन का प्रयोग। नेक्स्ट अगला प्रयोग है बेटा एफ.डब्ल्यू. बेंट का प्रयोग। नेक्स्ट है ऑप्शन को से संबंधित एफ.डब्ल्यू. बेंट का प्रयोग। एफ.डब्ल्यू. बेंट ने अपने प्रयोग वही जे के घास पर किए। इन्होंने जे के प्रांगोचोर को काटकर कटे हुए शीर्ष भाग को एगार के टुकड़े पर रखा। इसके पश्चात इन्होंने इस एगार के टुकड़े को या एगार के टुकड़े के एक भाग को प्रकाश वाले भाग की ओर रखा और देखा कि प्रांगोचोर में वक्रण नहीं होता है। इसके पश्चात इन्होंने इस एगार के टुकड़े को प्रकाश के विपरीत वाले भाग की ओर आधे सिरे पर रखा और देखा कि प्रांगोचोर में वक्रण प्रेरित होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जब इसे प्रांगोचोर को एक तरफा प्रकाश दिया जाता है तो
अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा 65% व छाया वाले भाग में छाया वाले भाग में 65% तथा प्रकाश वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा 35% होती है, अर्थात ऑक्सीजन का असमान वितरण होता है। लेकिन जब इस प्रांगुरचोल को चारों ओर से समान प्रकाश दिया जाता है तो देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होती है। प्रकाश देखो तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अपने प्रयोग में देखा कि इन्होंने जब प्रांगुरचोल के शीर्ष को काटकर किस पर रखा, एगार के टुकड़े पर रखा, ठीक है। अब इस एगार के टुकड़े के एक भाग को प्रकाश की ओर कटे हुए आधे भाग पर रखा और एक तरफ प्रकाश देने पर पाया कि प्रांगुरचोल में वक्रण प्रेरित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि जो एगार का टुकड़ा था, इस एगार के टुकड़े को अंधकार वाले भाग यानी छाया वाले भाग के भाग की ओर आधे हिस्से पर रखा और एक तरफ प्रकाश देने पर पाया कि प्रांगुरचोल में वक्रण प्रेरित हो गया, ठीक है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो शीर्ष में कोई भी पदार्थ बनता है वह शीर्ष में बनकर छाया वाले भाग से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इसके पश्चात इन्होंने ऑक्सीजन के असमान वितरण के बारे में भी बताया कि जब प्रांगुरचोल को एक तरफा प्रकाश दिया जाता है तो छाया वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक तथा प्रकाश वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब एक तरफा प्रकाश देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा छाया वाले या अंधकार वाले भाग में 65% तथा प्रकाश वाले भाग में मात्र 35% ही प्राप्त होती है। लेकिन जब प्रांगुरचोल को चारों ओर से समान प्रकाश दिया जाता है, एक तरफा प्रकाश नहीं देकर चारों ओर से समान प्रकाश दिया जाता है, तो इन्होंने पाया कि प्रांगुरचोल के सभी भागों में ऑक्सीजन की मात्रा समान थी, ठीक है। तो ये थे बेटा ऑक्सीजन की खोज से संबंधित प्रयोग। अब ऑक्सीजन के कुछ प्रकार हैं। तो ऑक्सीजन में दो भागों में बांटते हैं, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन। प्राकृतिक ऑक्सीजन में जैसे IAA, IAA का पूरा नाम है बेटा इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। यह है प्राकृतिक ऑक्सीजन। इस IAA के समान संरचना दर्शाने वाले समस्त रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीजन, जिनमें NAA, नेफ्थलीन, एसिटिक अम्ल, IPA, इंडोल 3 ब्यूटाइलिक अम्ल, टू 4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4,5-T, 2,4,5-T पूरा नाम है इसका बेटा 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो ये थे ऑक्सीजन के कुछ प्रकार, जिसमें प्राकृतिक ऑक्सीजन
ऑप्शन के अंतर्गत IAA अर्थात इंडोल 3 एसिटिक एसिड को शामिल किया गया है, जबकि पृथ्वी या संश्लेषित ऑप्शन के अंतर्गत NaA नाइट्रिक एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक अम्ल, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-T अर्थात 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को, ये क्या सारे संश्लेषित क्या है संश्लेषित। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।